नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र विकल और स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात कर ली थी। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है ये भी हमारा एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ होता है। ये भी अर्थात कार्बनिक भोज्य पदार्थ मतलब ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें और कुछ चीजें होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, आपका सल्फर है, फास्फोरस है। ये सभी भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब देखिए, जो प्रोटीन होता है ये हमारा ऐसा एलिमेंट होता है जो ऊर्जा तो दे सकता है, परंतु इससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती या हमारा शरीर इससे ऊर्जा लेने का काम करता नहीं है। प्रोटीन के 1 ग्राम से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमारा शरीर प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी नहीं लेता है। प्रोटीन का कार्य केवल रचनात्मक कार्यों में होता है, यानी कि नई कोशिकाओं के निर्माण में, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत में आदि इस ऐसे कामों में, रचनात्मक कार्यों में ही इसका उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है या प्रोटीन के पाचन के बाद जो वो टूट कर बनता है, तो प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या होती है भाई? आप सभी को पता होगा। प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो होती है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, है ना। तो अमीनो अम्ल जो होता है ये वैसे तो बहुत 100 से भी अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के बारे में देखना होता है। ये 20 अमीनो एसिड जो होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। 2 कैटेगरी देख लीजिए। एक होती है नॉन इसेंशियल और एक होती है इसेंशियल अमीनो एसिड। ये 2 प्रकार के इस तरह से इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई? यानी कि जिनकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती, या ऐसे कहें हमारे शरीर को बाहर से इन्हें लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत है? क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर खुद ब खुद बन जाते हैं या मिल जाते हैं। ये लगभग 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के नॉन इसेंशियल होते हैं और 10 ही प्रकार के कौन से होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ये हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे शरीर में बन जाते हैं। जबकि इसेंशियल अमीनो एसिड, अनिवार्य अमीनो एसिड ऐसे कह सकते हैं, इन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और बाहर से कहां से लेंगे? ये भोजन के साथ हमें लेने रहते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थों के साथ ये आ जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन है। अब देखिए, कमी से एक रोग हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक होता है क्वाशरकोर और दूसरा होता है मैरेस्मस। देखिए, क्वाशरकोर जो होता है, ये क्वाशरकोर होता है महिलाओं व बच्चों में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तब ये बीमारी हो जाती है। कौन सी? क्वाशरकोर। यहीं पे बता देते हैं, एक आर्जिनिन अमीनो एसिड और एक अमीनो एसिड होती है हिस्टीडीन। ये बच्चों में पाया जाता है और ये बहुत ही अनिवार्य होता है बच्चों के लिए। हिस्टीडीन अमीनो अम्ल ये जो होता है अनिवार्य होता है बच्चों के लिए, ठीक है, अनिवार्य होता है बच्चों के लिए। और मैरेस्मस जो रोग हो जाता है ये क्या होता है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो ये वयस्कों में होता है, ये रोग वयस्कों में होता है, ठीक है। तो इतना जानते रहिए आप। और एक चीज देख लीजिए, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है अधिक मात्रा होती है, एक शैवाल होता है क्लोरेला।
क्लोरेला जो होता है, ये शैवाल जो होता है, इसमें लगभग 70% हिस्सा प्रोटीन होता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा गया है, इसके बाद जो दूसरी बारी आती है वो होती है सोयाबीन की, ग्लाइसिन मैक्स की, सोयाबीन की। तो सोयाबीन में भी ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 43% प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, जैसे दे देता है कि प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होगी, गेहूं में, चावल में, सोयाबीन में या मक्के। इस तरह से जब पूछता है तो बहुत बार ऑप्शन केवल ये दिया रहता है। अगर इन दोनों में दिया रहेगा तो आप क्लोरेला लगाएंगे, क्लोरेला में सर्वाधिक होता है। लेकिन अनाजों के तौर पे देखा जाए तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पर कौन सी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये अपने अपने ढंग से जुड़कर कई प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन बहुत बार पूछा गया है, जैसे पूछ लेता है आपका कि रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूध की प्रोटीन। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो होती है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, इधर प्रोटीन के नाम है। ठीक है, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, तो हीम होता है जो आयरन, और ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है। मायोसिन, मायोसिन, और एक होती है एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन। और अस्थि और पास्ट यानी बोन्स और कार्टिलेज दोनों में जो पाई जाती है कॉमन प्रोटीन होती है, वो होती है कोलेजन। और अस्थि जो बनी होती है वो किस प्रोटीन की होती है, ओसीन। और उपास्थि जो होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन। नाखून व बाल में कीरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, कीरेटिन। अंडे में जो होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। कपास में गैसोपिन, गैसोपिन। मक्का में जिन प्रोटीन। और अनाज में, अन्य अनाज बाकी जो सभी होते हैं उन सभी में भी प्रोटीन। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता है मेजर तौर पे, लेकिन कुछ और भी होते हैं जो प्रोटीन की मात्रा होती है उन्हें कहते हैं हम लोग ग्लूटेमिन। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है भाई, देखिए न्यूक्लिक अम्ल भी एक कार्बनिक पदार्थ है। और इसमें आप जानते हैं दो चीजें होती हैं, डीएनए व आरएनए। अब ये हमारे शरीर में आता कहां से है ऐसा भोज्य पदार्थ, तो जितने भी भोजन के रूप में हम लोग जो कोशिकाएं लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, हरी सब्जियां वगैरह होती हैं। देखिए फ्रूट्स में तो क्या है, वो तो संचित भोज्य पदार्थ है, उसमें तो है नहीं न्यूक्लिक अम्ल। लेकिन जो कोशिकाएं हैं, जैसे हरी सब्जियां होती हैं और मांस, मछली, अंडे, इन सभी में क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए हमारे शरीर में आ जाते हैं। और इन्हीं को विखंडित करके जो ये, जैसे डीएनए आप जानते हैं किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में देख लीजिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो ये सारे तोड़कर फिर कोशिकाएं जब नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तो इनको तोड़कर वो फिर से रीअरेंजमेंट करके नया डीएनए, नया आरएनए बना लेते हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक अम्ल है। बस इसके बारे में हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में विस्तार से देखे थे कि क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए। आप जानते हैं डीएनए में ये डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में यही राइबोज शर्करा होती है। फास्फेट ग्रुप दोनों में सेम रहता है। नाइट्रोजन बेस में 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन जैसे डीएनए में पाए जाते हैं वैसे ही आरएनए में पाए जाते हैं, परंतु प्यूरिन, एडेनिन और गुआनिन ये आरएनए में सेम, डीएनए और आरएनए में सेम होता है। लेकिन पिरिमिडीन में जो थायमीन और साइटोसिन होता है, तो आरएनए में थायमीन की जगह पर आपका क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है,
ये हमने चर्चा की थी सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे जो न्यूक्लिक अम्ल कार्बनिक भोज्य पदार्थ कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। कार्बनिक भोज्य पदार्थों में 5 चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और लास्ट था विटामिन। तो अगला हमारा जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है, विटामिन। और विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो होते हैं हमारे ये जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं, तो विटामिन भी एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, सूक्ष्म मात्रा आवश्यक, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। अच्छा, ये आवश्यक होते हैं तो कोई भी ऊर्जा नहीं देते हैं, यानी कि ऊर्जा नहीं देते हैं किसी भी उपापचयी क्रिया में, तो भाग भी नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में उपस्थिति इनकी अनिवार्य है, और अगर इनकी उपस्थिति नहीं रहेगी तो रोग हो जाता है हमारे शरीर के, यानी कि शरीर को रोग से बचाने के लिए इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। और इसकी खोज की बात करें तो खोज जो है आपकी वो ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, लूनिन नामक वैज्ञानिक ने। जबकि इसका नामकरण जो दिया था वो कौन थे, फुंक या फंक जो कहें आप, तो ये फुंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर जो विटामिन होते हैं वो 2 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। विटामिन एक क्या होता है, फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील विटामिन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर होता है एडीके है ना, यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल में अगर हम लोग बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक विटामिन नहीं है बल्कि विटामिनों का समूह है, इसमें कई ढेर सारे विटामिन होते हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 इस तरह से कई ढेर सारे विटामिन होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। अब देखिए विटामिन में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो ज्यादातर ये आते हैं कि इनका रासायनिक नाम बताइए या फिर इनकी कमी से होने वाले रोग। कभी कभी स्रोत के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा विटामिन पाया जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं विटामिन के उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यही 3 चीजें आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं 3 चीजों के बारे में हमें देखना भी है, ठीक है। विटामिन ए होता है हमारा, इसका रासायनिक नाम होता है हमारा रेटिनॉल। और इसके स्रोत में आपका जो मुख्य स्रोत है वो है आपका गाजर है, पपीता है, और जितने भी पीले फल होते हैं जैसे आम वगैरह हैं, इन सभी में भी विटामिन ए के स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है। तो गाजर, पपीता, पीले फल हैं, मछली, मांस, अंडा, दूध, इन सभी में भी पाया जाता है। मछली में भी विटामिन ए, मछली का तेल जो होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है ढेर सारा। मछली, मांस, अंडा, दूध। देखिए ऐसे आप एक गेस कर सकते हैं कि जहां से भी फैट मिलता है वहां से फैट सॉल्युबल विटामिन भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कभी गेस कर सकते हैं। अगर आप लोग कहीं फंस जाएं तो उसको गेस करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन फैट वाली जगहों से पाए जाते हैं, जैसे मांस, मछली, इन सभी में काफी फैट पाया जाता है, ठीक है। हालांकि ये सब जगह लागू नहीं होता लेकिन आप ट्रिक करके पहचान सकते हैं। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो इसकी कमी से रोग हो जाता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें जानते हैं कम प्रकाश में आंखों को चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, रतौंधी हो जाता है। और दूसरा होता है जीरोथैल्मिया। इसमें क्या हो जाता है, आंखें शुष्क हो जाती हैं, ऐसे कहें आंखें शुष्क हो जाती हैं और लाल रहती हैं। कई लोगों की आंखें आप लोगों ने देखा होगा कि
अक्सर लाल रहती हैं, जब देखें तब लाल रहती हैं, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, एक चीज और, विटामिन ए अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहे तो जल्दी संक्रमण नहीं होता, जैसे चोट वगैरह लग जाने से किसी किसी को संक्रमण बहुत तेजी से हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, विटामिन ए जो होता है ये हमारे शरीर को एंटीबॉडी की तरह ट्रीट करता है या एंटीबॉडी प्रदान करता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कह देते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन कौन है भैया, तो विटामिन ए। यहीं पे विटामिन सी जो होता है वो वायरस यानी विषाणु रोधी विटामिन होता है, विषाणुओं से लड़ने की ताकत देता है। आप जानते हैं जो कोरोना इस समय फैला हुआ है, तो कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है खट्टे फलों का या नींबू का सेवन करें ढेर सारा, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये हमारा वायरस एंटी वायरस एलिमेंट होता है या विषाणु रोधी विटामिन होता है। ठीक है, चलिए विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम होता है जो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो अब इसका स्रोत क्या है भाई, तो स्रोत में जो होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश, अब होता क्या है, सूर्य का प्रकाश जो होता है ये हमारी त्वचा में एक कंपाउंड पाया जाता है, त्वचा में एर्गोस्टिराल को कन्वर्ट कर देता है, किसमें बदल देता है, कैल्सीफेरॉल में। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो जो एर्गोस्टिराल हमारे त्वचा के नीचे सेव होता है वो किसमें बदल जाता है, कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। और साथ ही साथ ये पाया जाता है मेवे में, मेवे जो होते हैं, और अनाज, अंकुरित अनाज, और ये इन सभी में, मांस, अंडा, इन सभी में भी पाया जाता है कौन, विटामिन डी पाया जाता है। अब देखिए कमी से रोग जो होता है, तो इसकी कमी से जो होता है वो हो जाता है रिकेट्स, या इसको कहते हैं सूखा रोग, सूखा रोग या कहते हैं रिकेट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विटामिन ई और विटामिन के को देख लेते हैं। विटामिन ई के बारे में देख लेते हैं। तो ई जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब देखिए विटामिन ई जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को और क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ये हमारे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, या एंटी एजिंग विटामिन भी इसे कह दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है भाई, देखिए ये क्या करता है, हमारी त्वचा को चमकती दमकती हुई बनाए रखता है। ठीक है, और हमारे शरीर को बूढ़ा होने या झुर्रियां नहीं पड़ने देता है, इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अब ये मिलता कहाँ से है, तो ये मिलेगा आपका स्रोत जो होता है ये होता है गेहूं, बादाम और सोयाबीन का तेल जो होता है, इनसे काफी प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, बाकी आपने कभी भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है, फेयर लवली भी आप देखेंगे तो लिखा रहता है विथ विटामिन ई। तो इस तरह से आप जानते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है, तो इससे हो जाता है स्टेरिलिटी, हो जाती है बंध्यता या स्टेरिलिटी, यानी कि स्टेरिलिटी जो होता है ये आपका है जनन में कमी, ऐसे कह सकते हैं, जनन क्षमता में कमी होता है इसकी वजह से। तो ये है हमारा विटामिन ई, क्या है। ठीक है, अब देखिए विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है नैफ्थोक्विनोन। तो देखिए कहीं कहीं पर आपके किताब में नैफ्थोक्विनोन लिखा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर फिलोक्विनोन भी देखने को मिलता है, फिलोक्विनोन। दोनों ही बातें सही हैं, अब अलग अलग किताबें मान रही हैं। तो आपके ये दोनों ऑप्शन सेम एक बार में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो जो भी आपके ऑप्शन में दिखेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। तो इसका जो स्रोत होता है ये होता है जैसे गोभी में ये ढेर सारी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ हमारे आंत में पाए जाने वाले, या बड़ी आंत के कॉलन में, बड़ी आंत यानी कॉलन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं इसका निर्माण खुद ही कर देते हैं, विटामिन के का निर्माण कर देते हैं पाए जाने वाले बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, इसका निर्माण कर देते हैं। इसका निर्माण यानी विटामिन के का निर्माण कर देते हैं। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? तो विटामिन के की कमी से जो रोग हो जाता है वो होता है रक्त का थक्का देरी से जमना। रक्त का थक्का नहीं जमना, यानी जब चोट लग जाती है तो आप जानते हैं 8 मिनट के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनता, जिससे रक्त लगातार बहता रहता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे की कमी से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 2 प्रोटीन होती है जो ब्लड में होती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रिनोजन। ये इन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, जिसकी वजह से ही रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये कब नहीं बनेंगे? जब विटामिन के की कमी होगी। जो विटामिन के की कमी होगी तो ये नहीं बनेंगे, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमने फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन है उनके बारे में देख लिया। अब हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे, नए लेक्चर में। और तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।